नमस्कार। सूक्ष्म शिक्षण व्याख्यानमाला के अंतर्गत मैं पशुपतिनाथ त्रिपाठी, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, दयावंतीपुर डिग्री कॉलेज भदोही, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत व्याख्या कौशल की चर्चा करेंगे। व्याख्या कौशल, जिसे कि हम स्पष्टीकरण कौशल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम एक्सप्लेनेशन स्किल कहते हैं। तो व्याख्या कौशल का अर्थ जानने से पहले हम व्याख्या का अर्थ समझते हैं। व्याख्या का अर्थ होता है कि किसी पाठ को या किसी विषय वस्तु को उसके अर्थ को लेकर, उसके जो उसमें निहित विचार हैं उनको लेकर सरलतम रूप में प्रस्तुत करना। तो व्याख्या कौशल के अंतर्गत हम किसी पाठ को या किसी विषय वस्तु को विद्यार्थियों के समक्ष उसमें निहित जो उसके मूल भाव हैं उनको सरल एवं सुबोध तथा स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के लिए व्याख्या कौशल में निपुण होना बहुत ही आवश्यक है। व्याख्या कौशल में निपुणता इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्याख्या के सहारे ही हम अपने विषय वस्तु को विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। अर्थात विद्यार्थी जो भी प्रतिक्रिया करते हैं वह अपने शिक्षक की व्याख्या को सुनकर ही करते हैं। तो व्याख्या में हम पाठ में निहित जो मूल भाव हैं उन मूल भावों को, चूँकि पाठ एक कठिन संप्रत्यय के रूप में होता है, सिद्धांतों के रूप में होता है, संप्रत्ययों के रूप में होता है, तो इन सिद्धांतों को, इन संप्रत्यय को, इसके भावों को सरल एवं स्पष्ट रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना ही व्याख्या कौशल का प्रमुख उद्देश्य है। व्याख्या करने के दौरान एक शिक्षक उस पाठ में निहित जो भी घटनाएं हैं, उनका जैसा स्वरूप है, क्यों है, क्या है, कैसे है, उसका वर्णन करता है। जैसा कि गार्लिक महोदय भी कहते हैं कि व्याख्या या स्पष्टीकरण एक प्रकार का वर्णन है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन। तो हम पाठ में निहित भावों को सरल रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करने की कला के जो प्रमुख घटक हैं उनको समझते हैं कि व्याख्या कौशल के दौरान हम किन किन घटकों का प्रयोग करते हैं। तो जो इस संदर्भ में प्रथम घटक है वह है स्पष्ट प्रारंभिक कथनों का प्रयोग, अर्थात यूज़ ऑफ क्लियर बिगिनिंग स्टेटमेंट। प्रारंभिक कथन एक व्याख्या करने के दौरान हमारा जो प्रारंभिक कथन होना चाहिए वह स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट होने का तात्पर्य है कि हम जो कक्षा में हम शिक्षण कार्य के लिए गए हैं, हमें अपनी व्याख्या प्रस्तुत करनी है या हमें अपना पाठ प्रस्तुत करना है, तो पाठ प्रस्तुत करने से पहले विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना है या वे सुसुप्तावस्था में हैं तो उनको चेतनावस्था में लाना है, अर्थात उनमें चेतन उत्पन्न करना है, मानसिक रूप से उन्हें तैयार करना है, उनको सावधान करना है ताकि वे जागृत हो जाएं और व्याख्या को ग्रहण करने के लिए तैयार हो सके, खुद को तैयार कर सके। तो जो पहला घटक है, प्रथम घटक, वह है स्पष्ट प्रारंभिक कथनों का प्रयोग। इस संदर्भ में जो दूसरा घटक है हमारा वह है उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग, यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स। उपयुक्त शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग व्याख्या के दौरान इस बात का हम विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि हम व्याख्या करने के दौरान
कोई भी अनर्गल वार्तालाप न करें। जो भी हम शब्द या वाक्यों का प्रयोग करें उनमें एक समझ होनी चाहिए, उनका एक अर्थ होना चाहिए और साथ ही साथ वे स्पष्ट होने चाहिए अर्थात ग्रहणीय होने चाहिए, जिसे कि विद्यार्थी आसानी से ग्रहण कर सके। साथ ही साथ हम व्याख्या के दौरान किसी भी प्रकार का अवरोध या जिसे हम कह सकते हैं कि अड़चन प्रस्तुत करने वाले शब्दों का या वाक्यांशों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि ऐसे करके कई सारे विद्यार्थी या शिक्षक अपने व्याख्या के दौरान इस प्रकार की ध्वनि निकालते हैं या यूज करने के दौरान प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी जैसे जानते हो, समझे, ठीक है, लगभग इन जो शब्दों का प्रयोग करते हैं शायद इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जो तीसरा घटक है इस संदर्भ में वह है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, अर्थात भाषा में धारा प्रवाहिता। भाषा में धारा प्रवाहिता का तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ है कि जो भी आप व्याख्या विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें एक सातत्य होना चाहिए। सातत्य का तात्पर्य कि व्याख्या के दौरान आप अधूरे वाक्यों को प्रस्तुत नहीं करेंगे। जैसे आप बल प्रकरण के रूप में बल पढ़ा रहे हैं पाठ, या फिर विज्ञान के रूप में ध्वनि को पढ़ा रहे हैं, प्रकाश को पढ़ा रहे हैं, तो आप व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या करने के दौरान आपने आधा सेंटेंस बोला कि बल वह वाह्य कारक है जो कि फिर यहाँ आप रुक गए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आपने सेंटेंस को पूरा किया, या जो सेंटेंस दूसरा आपने इसके साथ में जोड़ा वो कैसा है, वो कुछ नया सेंटेंस है, नया वाक्य है, तो आपको यह नया वाक्य उसमें नहीं जोड़ना है। अर्थात जो भी आप प्रस्तुत करेंगे, जो भी वाक्य आप उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उसमें पूर्णता का भाव होना चाहिए, वह पूर्ण होना चाहिए। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल सामाजिक अध्ययन के रूप में आप उच्च प्राथमिक स्तर पर पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ा रहे हैं या पृथ्वी की संरचना को लेकर, भौगोलिक संरचना को लेकर पढ़ा रहे हैं, तब वायुमंडल में विभिन्न गैसों के मिश्रण को आप विद्यार्थियों को समझा रहे हैं कि वायुमंडल में इतने प्रकार की परतें पाई जाती हैं और जो क्षोभ मंडल है उसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। अब आपने परतों को तो पढ़ाया शुरू में और क्षोभ मंडल बताया, लेकिन आपने जो तीन चार परतें जो पाई जाती हैं, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, इन सभी परतों के बारे में आपने नहीं बताया, बल्कि एक मंडल बताकर आपने एक परत के स्तर को बताकर और फिर उसी में शुरू हो गए। तो व्याख्या को इस प्रकार से प्रस्तुत नहीं करना है। अधूरे वाक्य या नहीं होने चाहिए, इससे व्याख्या अरुचिकर हो जाती है और एक कठिनता की ओर बढ़ जाती है, अर्थात उसमें कठिनता आ जाती है, विद्यार्थियों की समझ से परे होने लगता है। एक और जो इसका अगला घटक है वह है कि विचारों अथवा कथनों को जोड़ने वाली कड़ियों का प्रयोग करना है। जैसे हम कोई एक वाक्य प्रस्तुत कर रहे हैं व्याख्या के दौरान और हमें उससे संबंधित ही कोई और दूसरा वाक्य जोड़ना है, तो उसमें कुछ लिंक्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, जैसे अतः, सो दैट, इसलिए, जिससे कि, जबकि, लेकिन, ये जो शब्द हैं ये लिंक का कार्य करते हैं एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में, एक वाक्य से दूसरे वाक्य के बीच में। तो हमको व्याख्या करने के दौरान इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्या हम इस प्रकार की कड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमें इस प्रकार की कड़ियों का प्रयोग व्याख्या को और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए करना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि आप पृथ्वी की संरचना या पृथ्वी के वायुमंडल को लेकर आप भूगोल में
सामाजिक विज्ञान में कक्षा 7 की पुस्तक है। तो कक्षा 7 में आप सामाजिक अध्ययन शिक्षण कर रहे हैं, पृथ्वी का वायुमंडल, और आपने प्रस्तुत किया क्षोभ मंडल के बारे में। आपने चारों मंडल का उनको उदाहरण दिया। चारों मंडल का उदाहरण देने के उपरांत फिर आप उनको बताएंगे जैसे कि अतः पृथ्वी के वायुमंडल में 4 परतें पाई जाती हैं, या जैसे आप प्रकाश पढ़ा रहे हैं तो, या बल पढ़ा रहे हैं तो, ध्वनि पढ़ा रहे हैं तो, ऊष्मा पढ़ा रहे हैं विज्ञान के रूप में, गणित में आप महत्तम लघुत्तम पढ़ा रहे हैं, या फिर आप हिंदी भाषा में कोई कविता पढ़ा रहे हैं, तब कविता पढ़ाने के दौरान या कविता पाठ का अर्थ बताने के दौरान आपको ये जो लिंक्स हैं, ये जो कड़ियाँ हैं, इनको बहुत ही सावधानी के साथ प्रयोग करना है। इससे प्रभाव ये पड़ता है व्याख्या में कि विद्यार्थी आपके उस कथन से और आपके उस मूल भाव से लगातार जुड़े रहते हैं, और आप अपनी व्याख्या में निरंतरता भी बनाए रखते हैं। एक और जो घटक है इस संदर्भ में वह है लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट, अर्थात असंबद्ध कथनों का अभाव। असंबद्ध कथनों का अभाव से तात्पर्य है कि व्याख्या करने के दौरान हमें इस प्रकार के स्टेटमेंट्स या वर्ड का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जो कि हमारी व्याख्या से संबंधित नहीं होते। अर्थात उन कथनों का या उन विषय वस्तुओं का को व्याख्या में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए जिनका कि उस व्याख्या से या उस पाठ से कोई लेना देना नहीं है। अनर्गल वार्तालाप, जिसको कि हम असंबद्ध कथन कहते हैं, ठीक है। और ये जो असंबद्ध कथन हैं, ये क्या करते हैं कि व्याख्या से विचलित करते हैं। विचलित करने का तात्पर्य कि जिस पथ पर आपकी व्याख्या जा रही होती है एक सरल और सुबोध रूप में, उस पथ से आप डेविएट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, और विचलित होने के दौरान फिर आपकी उस व्याख्या की श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। यदि आप प्रकाश पढ़ा रहे हैं या फिर आप बल पढ़ा रहे हैं, तो बल पढ़ाने के दौरान आप कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं या कोई दृश्य सामग्री या विद्यार्थियों के समक्ष कोई सजीव चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई डायग्राम चित्र प्रस्तुत कर रहे हैं, वीडियो एड्स कोई प्रस्तुत कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से उनको दिखा रहे हैं कि क्या है बल की प्रक्रिया क्या है। कि किसी वस्तु को हम धक्का लगा रहे हैं तो वो क्या है, बल है, वो यदि वह अपना स्थान परिवर्तन करती है तो। अब यदि इसी दौरान हम किसी अन्य बात की चर्चा करने लगे विद्यार्थियों से, घर के दरवाजे का उदाहरण जैसे हमने उनको दिया कि घर का दरवाज़ा कैसे खुलता है, तो क्या बताएंगे कि धक्का लगाने पर दरवाज़ा खुलता है, तो धक्का लगाया अर्थात दरवाज़ा खुला तो बल लगाया। अब यहाँ पर हम बात करने लगेंगे कि कुछ ऐसी वार्तालाप जिनका कि पाठ से संबंध नहीं है, विद्यार्थियों की इधर उधर की वार्तालाप, या फिर शिक्षक अपने मन से कुछ अन्य जो अनर्गल बातें उनको जोड़ें जो कि अवरोध उत्पन्न करें। तो इस प्रकार के कथनों का हमें प्रयोग नहीं करना है, इस प्रकार के कथनों से हमें बचना है व्याख्या के दौरान। नेक्स्ट जो घटक है वो है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट, अर्थात कथनों में तारतम्यता, कंटिन्यूटी लानी है। कंटिन्यूटी का क्या अर्थ है? तारतम्यता का तात्पर्य है कि जो पूर्व का ज्ञान आप विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं व्याख्या के दौरान, और यदि इसी दौरान आपको कुछ नया ज्ञान देना है उनको, तो जो इसके पहले आपने घटक का अध्ययन किया, लिंक, कड़ियों का प्रयोग करना है, उसके सहारे हम पूर्व के ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे कि हमारे उस स्टेटमेंट में एक कंटिन्यूटी बनी रहे, व्यवधान या अवरोध उस पर नहीं आना चाहिए। तो एक अच्छी व्याख्या वही मानी जाती है जिसमें कि तारतम्यता होती है।
नेक्स्ट जो घटक है वो है व्याख्या के बीच में बोधात्मक प्रश्न पूछना। अर्थात हम जो पाठ विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पाठ को प्रस्तुत करने के लिए हमने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि जैसे बल हम पढ़ा रहे हैं या पृथ्वी सामाजिक अध्ययन में पृथ्वी की वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ा रहे हैं, तब हमने यह उद्देश्य बनाया कि विद्यार्थी पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना को समझ सकेंगे, वायुमंडल की परतों को बता सकेंगे। तो व्याख्या के बीच में बोधात्मक प्रश्न पूछने का तात्पर्य है कि हम जो व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, जो पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो संप्रत्यय विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षण कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, क्या विद्यार्थियों ने उसे ग्रहण किया, उनकी समझ में आया या नहीं। तो यह जांचने के लिए हम व्याख्या के दौरान बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, और यदि विद्यार्थी उसका सही उत्तर देते हैं तब हम ये मानते हैं कि हमारी जो व्याख्या है वह स्पष्ट हुई है और प्रभावपूर्ण हुई है। एक और जो इसका नेक्स्ट घटक है, अंतिम घटक, जिसे कि हम निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग, यूज ऑफ कंक्लूजन स्टेटमेंट, जिसे हम निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग कहते हैं। निष्कर्षात्मक कथनों के प्रयोग करने का तात्पर्य यह है कि जो भी पाठ आप प्रस्तुत कर रहे हैं विद्यार्थियों के समक्ष, उस पाठ को आप एक संक्षिप्त रूप में या कह सकते हैं कि सारांश के रूप में प्रस्तुत करें। जैसे कि आप विज्ञान में कक्षा 7 में बल पढ़ाया, या फिर बल प्रकरण या प्रकाश का प्रकरण आपने पढ़ाया, ऊष्मा का प्रकरण पढ़ाया, तो आप बल के प्रकरण में विद्यार्थियों को कंक्लूजन स्टेटमेंट दीजिए कि आज हमने बल के विषय में अध्ययन किया। बल वह बाह्य कारक है जो कि किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाने का प्रयत्न करता है। तो एक संक्षिप्त प्रस्तुति, जो भी आपने प्रकरण दिया है उसमें एक सारांश, उसका सारांश प्रस्तुत करना है। यही है निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग। जैसे आपने ज्वालामुखी के विषय में विद्यार्थियों को पढ़ाया कक्षा 7 में भूगोल विषय के अंतर्गत, तब आप विद्यार्थियों के समक्ष निष्कर्षात्मक कथन के रूप में कहेंगे कि आज हमने ज्वालामुखी का अध्ययन किया। ज्वालामुखियों के प्रकार सुषुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी और जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम विद्यार्थियों के समक्ष निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग बताते हैं। तो ये थे कुछ व्याख्या कौशल और व्याख्या कौशल में प्रयुक्त होने वाले कंपोनेंट्स, घटक। थोड़ी सी बात करते हैं कि हम व्याख्या के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे, हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि हमारी जो व्याख्या होनी चाहिए वह सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। व्याख्या सरल और स्पष्ट होने का तात्पर्य है कि जो पाठ है, पाठ में तो संप्रत्यय पहले से ही, सिद्धांत पहले से ही कठिन रूप में दिए होते हैं। जैसे हम हिंदी पाठ पढ़ा रहे हैं, हिंदी विषय, हिंदी विषय के दौरान कोई हमें कविता नाम का पाठ है, कोई कविता पाठ है, तो कविता पाठ में जो निहित भाव हैं वह कठिन अवस्था में। अब उन भावों को हमें विद्यार्थियों के समक्ष सरल रूप में प्रस्तुत करना है, क्योंकि शिक्षक के पास शब्द भंडार है और आप सरल रूप में तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब आपके पास शब्द भंडार की अधिकता होगी, अर्थात आप उन शब्दों को सरल से सरल रूप में विद्यार्थियों के समक्ष समझा सकें। इसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि आप विद्यार्थियों की जो मानसिक आयु है, विद्यार्थियों का जो चिंतन स्तर है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखें। यदि आप उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6, 7, 8 में
शिक्षण कार्य कर रहे हैं या फिर प्राथमिक स्तर पर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जो कि उनके चिंतन स्तर से बहुत ज़्यादा अधिक है। क्योंकि इस वक्त ये जो अवस्था है बाल्यावस्था की होती है। अब बाल्यावस्था में जो बालकों की शब्द भंडार क्षमता है वह कम होती है, साथ ही साथ जो अमूर्त चिंतन करने की योग्यता होती है वह भी कम होती है। ये धीरे धीरे बढ़ती है जैसे जैसे वो एडोलसेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप माध्यमिक स्तर या उच्चतर माध्यमिक स्तर के शब्दों का प्रयोग प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर करेंगे तो वह व्याख्या बच्चों के लिए बहुत ही संदेहास्पद और समझ से परे होगी, गूढ़ व्याख्या हो जाए। तो व्याख्या को स्पष्ट और सरल शब्दों में प्रस्तुत करना है, साथ ही साथ विद्यार्थियों के आयु स्तर को और उनके चिंतन स्तर को भी ध्यान में रखकर करना है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात कि व्याख्या लंबी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो व्याख्या है वो संक्षिप्त हो, प्रासंगिक हो। ज़्यादा लंबी व्याख्या उपदेशात्मक रूप में चली जाती है, अर्थात उपदेश के रूप में चली जाती है। तो भाषण के रूप में आपको व्याख्या को नहीं प्रस्तुत करना है, उपदेश देने के रूप में व्याख्या को नहीं प्रस्तुत करना है। व्याख्या को प्रभावपूर्ण और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना है ताकि विद्यार्थियों को व्याख्या नीरस ना लगे। एक और जो महत्वपूर्ण सावधानी, जो महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में हमें ध्यान देना है वो है कि व्याख्या का जो प्रस्तुतिकरण किया जाए सजीव रूप में प्रस्तुतिकरण हो। सजीव रूप में प्रस्तुतिकरण का अर्थ है कि हम उदाहरणों की सहायता ले सकते हैं, हम दृश्य श्रव्य सामग्री की सहायता ले सकते हैं। ये जो उदाहरण हैं या ऑडियो विजुअल एड्स हैं ये व्याख्या को बहुत ही मनोरंजक और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। इसके प्रयोग करने से विद्यार्थियों की व्याख्या में रुचि भी जागृत होती है, प्रकरण में भी रुचि जागृत होती है और विद्यार्थियों में प्रश्न करने की क्षमता भी उत्पन्न होती है, जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है उनमें, वे प्रश्न भी करते हैं। और इससे हम जो उद्देश्य अपने बनाए हैं, अपने पाठ्य को प्रस्तुत करने के उद्देश्य बनाए हैं, उनकी प्राप्ति आसानी से कर सकते हैं और अपने व्याख्या को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। एक और बात जो इसमें महत्वपूर्ण है वह है कि व्याख्या के दौरान, स्पष्टीकरण के दौरान विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का भी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यदि व्याख्या के दौरान हम विद्यार्थियों को पर्याप्त समय नहीं प्रदान करते हैं तो जो जिज्ञासा उनके मन में है वह दबी रह जाएगी, वह बाहर नहीं आ पाएगी और जो चिंतन वह उस क्षेत्र में कर रहा है, उस विषय में कर रहा है, जो भी चिंतन जिस स्तर पर, वहीं पर रुक जाएगा। तो व्याख्या के दौरान इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि हम विद्यार्थियों के प्रश्न को भी सुने और एक सही समय पर सुने। ऐसा नहीं कि विद्यार्थी प्रश्न करना चाहता है और आप अपनी व्याख्या को लगातार बनाए रखें, कंटिन्यू जारी किए हुए हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा विराम देने की ज़रूरत है। यदि आपने प्रश्न विद्यार्थी के नहीं लिए तो उससे क्या है कि उसमें एक निराशा की भावना उत्पन्न होगी या यह भी हो सकता है कि वह उस प्रश्न को भूल जाए। तो विद्यार्थियों के प्रश्न को भी ग्रहण करना है, उनको स्वीकार करना है ताकि आप अपनी व्याख्या को और प्रभावपूर्ण बना सकें। तो व्याख्या कौशल के दौरान आज हमने जो इसके महत्वपूर्ण घटक हैं और जो सावधानियां हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किस प्रकार से अपनी व्याख्या को स्पष्ट करना चाहिए, को प्रस्तुत किया। उम्मीद है कि आप सभी के लिए यह व्याख्यान प्रभावपूर्ण और लाभदायक होगा। धन्यवाद।